साथ एक फ्रॉड हो गया। अच्छा। और वो था 25 लाख रुपए का फ्रॉड। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को लगती है, मैं उसकी बात करता हूँ, वो है जीरो सम गेम्स में पार्टिसिपेट करना। 9 करोड़ के आसपास यूनिक ऐसे लोग हैं जिनका डीमैट अकाउंट है, लेकिन सिर्फ एक बेटिंग ऐप है सबसे बड़ी जो इंडिया की है, उसी के अकेले 21-22 करोड़ यूजर्स हैं। सबको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता हूँ अपनी गलती के बारे में, भले ही उससे मतलब कोई सामने वाला समझे कि इसने क्या बेवकूफ़ी करी थी, तो समझ ले मेरे को बेवकूफ़, लेकिन तू बच जा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है पर्सनल फाइनेंस में क्या होती है? मार्केट उसको ही पैसा देता है जिसको पैसा नहीं चाहिए। इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रोबेबली इज। आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है उसमें जो ये गेस्ट आए हैं उनके साथ एक टाइम हुआ था 25 लाख का फ्रॉड, और ये फ्रॉड कैसे हुआ था उसके बारे में इन्होंने ये बोला है। और आज का जो ये वीडियो है ना, हमारा ये वीडियो है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच के आए हो कि भाई आज के वीडियो में हम लोगों को कुछ स्टॉक मार्केट की कोई चीज़ें बताने वाले हैं या कोई स्ट्रैटेजी या चार्ट बताने वाले हैं, तो आप लोग ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और ये वीडियो ज़रा भी मत देखना, बिकॉज इसमें स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना है, आप लोगों को ये जानना है कि एक आदमी का अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। और मुझे ये लगता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो उससे पहले आपको सबसे पहले आपका जो पर्सनल फाइनेंस है उसको फुल प्रूफ करना पड़ेगा। और आज के वीडियो में हमने उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस की है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है कनन जी। कनन जी एक प्रोफेशनली सीए है। इन्होंने सीए पढ़ने के बाद एक स्टार्टअप बनाया था, वो उनका अच्छा चला, फिर उन्होंने बंद कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें की है, बट इनके साथ एक फ्रॉड हो गया था 25 लाख का, और ये इनका फ्रॉड हुआ था कुछ अदर रीज़न से, वो आप लोगों को आज के वीडियो में पता चलेगा। और इन्होंने आज के वीडियो में है ना ये बताया है कि हमारा जो कंट्री है वो पर्सनल फाइनेंस के मामले में क्यों पीछे है, और कैसे एक इंडिविजुअल को अपने पर्सनल फाइनेंस का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप लोगों को आगे फ़ायदा हो। तो देखो, मुझे पता है कि ये वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं है, बट मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो सब्सक्राइबर है, जो हमारी फैमिली है, उनके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ लाना चाहता हूँ जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो यस, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप लोगों को प्रॉपर एक पर्सनल फाइनेंस का बेसिक क्या होना चाहिए वो आप लोगों को समझ जाएगा। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे आज के वीडियो पे और हमारे गेस्ट से बात करते हैं कनन जी से। तो कनन जी, वेलकम हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। एंड यस, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे आज संडे का दिन है और अभी 8:30 बज रहे सुबह के, और मैं और सर यहाँ पे बैठे हैं, तो मज़ा आ रहा है जी। तो कनन जी, आप मेरे को ये बताइए कि जैसे आपको पता है, मैंने भी इन लोगों को बोला कि मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, पर मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो पहले तो आप हमें आपके बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो और आपने कैसे शुरुआत की लाइफ में। सो अगर आप पूछो मैं कहाँ से हूँ, तो मैं दिल्ली से हूँ, एंड आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर। शुरुआत मतलब अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो मैंने सीए करा हुआ है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव close to 5 years of work experience including my articleship with big 4 firms like KPMG, PwC। तो 3 साल पहले मैंने PwC में जो मेरी जॉब थी उसको छोड़ा आफ्टर 2 years of qualifying। सो 5 साल होने वाले सीए बने हुए। मैंने एक पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप खोला था, और थॉट ये था कि मैं 99 एकर्स यानी रियल एस्टेट, पॉलिसी बाजार यानी इंश्योरेंस, पैसा बाजार यानी लोन्स, एंड स्क्रिप्ट बॉक्स यानी म्यूचुअल फंड, इन 4 कंपनीज का एक एमैलगमेशन टाइप सा बनाऊं। रुपी टूल के नाम से मैंने उसका नाम रखा था। और तब मैं थोड़ा बच्चा सा था, 23-24 साल का ही था। तो मुझे लगा कि ये सब 3-4 लाख रुपए की डेवलपमेंट कॉस्ट में एजेंसी को आउटसोर्स करने से काम हो जाता है। तो मैं 1 साल तक तो मैंने ऑन ग्राउंड बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया। मैंने ऐसी लर्निंग्स ली जो आपको इंटरनेट पे पढ़ के नहीं मिल सकती, जिसके कोई ब्लॉग नहीं लिखता, या फिर मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं है कि आपको कहीं मिले वो लर्निंग्स, आपको वो खुद से एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। मैंने वो करी, ठीक है, मेरे पैसे भी बने, बट ऐसे कोई अनाप शनाप पैसे नहीं बने उस चीज़ से। लेकिन मैं ये समझ गया था कि अगर मेरे को अब सेल क्लोज करनी है तो मेरे को ही उस पर काम करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट द आइडियल वे। एंड वो स्केलेबल नहीं था बिजनेस, और मेरे को वो ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस नहीं चलाना था जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि क्यों मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर अच्छा बन सकता हूँ, और आप ये फॉर्म साइन कर दीजिए और
आई विल बी मेकिंग अ रेगुलर म्यूचुअल फंड कमीशन, और मे बी अगर मैं RIA लेता बाद में आगे जाके तो मैं उससे फीस लेता। मैं ये समझ गया था कि बूटस्ट्रैप करके अपनी कैपिटल से, जो मेरी लिमिटेड कैपिटल थी, मैं उससे एक बिजनेस तो नहीं बना सकता था बिल्कुल भी। तो मैंने वो बंद किया। फिर एक और छोटा मोटा बिजनेस चालू किया, वो भी नहीं चला। किसी और के साथ चालू किया था, वो तो बिल्कुल ही नहीं चला। ना उसमें रेवेन्यू था, ना उसमें प्रॉफिट था। अच्छा। और पिछले वाले में कम से कम रेवेन्यू प्रॉफिट तो मैंने अच्छा ही कमाया था लेकिन इसमें और बुरा हुआ। फिर क्या हुआ, मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया। अच्छा। और वो था 25 लाख रुपए का फ्रॉड। तो मेरी 60-70% जो सेविंग्स थी वो ड्राई अप हो गई। बाकी थोड़ा PPF में पैसा पड़ा हुआ था, थोड़ा PF में पड़ा हुआ था जो काम किया हुआ था, और 4-5 लाख रुपए शायद म्यूचुअल फंड में पड़े थे। बट वो मैंने कहा यार ये विड्रॉ कर भी लूंगा, इसका कोई फायदा नहीं है। सो आई रियलाइज दैट माई सेविंग्स आर ड्राइड अप एंड नाउ आई नीड टू गो बैक टू जॉब, बिकॉज even though my family is financially good, but I don't ask them for money. Ever since I turned 19 and I started making stipend from my articleship, I never asked them for money. तो अब मेरे को वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं पापा से हर महीने पैसे मांगूं। मतलब कोई 25 साल का बंदा पापा से पैसे मांगे, अच्छी बात तो नहीं होती, राइट? अनलेस आप पढ़ाई कर रहे हो, वो ऐसे कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन नहीं अच्छा लगता था मेरे को। सो मैंने कहा यार अब CV बना के वापस जॉब में जाना पड़ेगा। बट पता नहीं समहाउ, ये नवंबर की बात है, नवंबर 2022, और मेरे को आलस वालस आया, मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा चल थोड़ा और ट्राई मारते हैं, नहीं तो जो पहले कर रहा था ना मैं वापस वही कर लूँगा, बट CV नहीं बनाया जा रहा मुझसे। अब मैं वापस तो नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। तो क्या हुआ, मैं ना इस प्रोसेस में जो 1.5 साल मैंने अपने काम किए थे जो नहीं चले, उसमें मैं लिखता भी था ऑनलाइन, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। तो उससे क्या हुआ, मेरे कनेक्शंस भगवान की दया से काफ़ी अच्छे बन गए। तो जो BFSI कंपनीज में अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग थे, फिनटेक कंपनीज में, वो लोग मुझे फॉलो करने लग गए। एंड दे सेड आउट ऑफ नोवेयर कि व्हाई डोंट यू रिसर्च फॉर अस एज वेल। तो वहाँ से आई थिंक मेरा पहला क्लाइंट था ICICI सिक्योरिटीज़। फिर इकोनॉमिक टाइम्स के साथ काम किया, ग्रो के साथ, वन फाइनेंस के साथ, उनके साथ अभी भी करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब है, टैक्स बडी है, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं या रह चुके हैं। एंड आई वर्कड विद अपस्टॉक्स एज वेल। 1-2 और क्लाइंट्स हैं जिनके रिसर्च पे हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो रिसर्च मतलब क्या होता है उनका? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट अ मैगजीन, वन फाइनेंस मैगजीन। सो उसमें हम ऐसे वाली रिसर्च नहीं करते जो आप इंटरनेट पे ढूंढ के उसका आर्टिकल बना दो। that's not very insightful. It is to an extent, but there are many people who are doing it. So how do you bring something that is valuable to users and unique as well? तो हम क्या करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उसमें उसके बारे में क्या फील करते हैं। तो हम सर्वेस करते हैं। अभी हमने एक बैंकिंग RMs का सर्वे किया है, वो पब्लिश होना बाकी है, बट उसके बारे में भी बात करेंगे। हमने फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज जो कंज्यूमर्स लेते हैं, जिनका इन्वेस्टेबल सरप्लस कम से कम 10 लाख रुपए का है, ऐसे 2600 लोगों का सर्वे फ्रॉस्ट एंड सलिवन के साथ भी किया। तो इसमें से जो इनसाइट्स निकल के आती है ना, हम वो छापते हैं। तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के काम आ सकती हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के काम आ सकती हैं, जो HNIs के काम आ सकती हैं, वो इस प्रोजेक्ट में हो गया। कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्वेस्टर्स के काम आती है, कुछ एक ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जो पर्सनल फाइनेंस एडवाइजरी के कंज्यूमर्स हैं उनके काम आती हैं। सो डिपेंड्स कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और डिपेंड्स कि क्लाइंट का टारगेट कस्टमर बेस कौन है और वो उसको कैसे यूज़ करना चाहता है। वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में भी लगा सकता है, वो उसको अपनी मार्केटिंग के लिए भी लगा सकता है उस इंटेलिजेंस को। ठीक है। उसके मतलब अभी ये जो आपने बोला कि आप रिसर्च प्रोवाइड करते हो, तो जितना मैं समझ रहा हूँ वो हिसाब से कि अगर आपके पास कोई ब्रोकिंग फर्म आती है या कोई म्यूचुअल फंड या कोई भी फर्म आती है और वो आपको बोलती है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है और हमें इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना है कि भाई हमारे कस्टमर्स को और क्या चाहिए या हम हमारे प्रोडक्ट को और क्या बेटर कर सकते हैं, यही टाइप की आप रिसर्च की बात कर रहे हो, राइट? नॉट रियली, सिर्फ ये रिसर्च नहीं होती। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई अपडेट देना है अपने कस्टमर्स को फॉर एग्जांपल, तो वो उसको जो टेक्निकल अपडेट है मैं उसको अपने कस्टमर्स को आसान तरीके से भी कैसे समझाऊं, एक ये होता है। दूसरा, एक कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिसर्च, ये नहीं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में निकालूं, वो वाला नहीं होता। सी धंधे वाले से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता है चीज़।
जिसने करोड़ों रुपए का धंधा खड़ा किया है, हाँ, वो उसको जो बताता है ना कि तू ऐसे धंधा कर, तो और अगर वो सुनता है तो वो बंदा ठीक नहीं है फिर। ओके, राइट। धंधे करने वाले को धंधा करना आता है, हम बस आपको यूजर्स की इनसाइट दे सकते हैं कि वो क्या फील करता है उसके बारे में, उसको क्या कमी लगती है, क्या सही नहीं लगता। तो सर्वे का असल में जो वैल्यू एडिशन होता है वो यहाँ पे होता है। वो ये नहीं होता कि आपको बता दो कि आपको मोबाइल निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, या आपको ये प्रोडक्ट निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। सो वो सब किताबी ज्ञान होता है, उसका कोई एक्चुअल में यूज केस होता नहीं है, और जो उस इंटेलिजेंस पे एक्ट करता है उसको बाद में समझ आ जाता है कि वो नहीं करना था। ओके। तो आप ये जो रिसर्च करते हो, तो अभी मैं आपकी रिसर्च के एक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, जो है पर्सनल फाइनेंस। हाँ जी। राइट। तो आप इतने सारे लोगों से मिलते हो और इतना आपके पास डेटा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा इंडिया कौन से लेवल पे अभी तक पहुंचा है? अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो मैं आपको मार्केट की बात नहीं कर रहा जो अभी बहुत ऊपर आया है, और मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। हम मार्केट को एक बार के लिए साइड पे रख देते हैं और हम अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक डेवलप कंट्री में और एक हमारी कंट्री में पर्सनल फाइनेंस को लेके अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं। राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट यूएस, वहाँ पे 50% लोग। सॉरी सर, मैं आपको फिर से टोक रहा हूँ। हाँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या है? पहले तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे आप कितना कमाते हो, आपके क्या क्या आज की डेट में खर्चे हैं, आपके आगे क्या क्या जाके आपकी नीड्स हो सकती हैं। जैसे आपको घर खरीदना हो सकता है, एक नीड है। आपको अपने बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है, एक नीड है। तो पर्सनल फाइनेंस हर किसी के लिए बहुत पर्सनल होता है। किसी को हो सकता है बच्चे ही नहीं करने, वो उसके लिए फिर बच्चों की एजुकेशन मैटर नहीं करती, वो आज की डेट में थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर सकता है। किसी को बच्चे भी करने हैं लेकिन घर नहीं लेना, राइट। किसी को एक बच्चा करना है, किसी को 2 बच्चे करना है, किसी के ऊपर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पर्सनल फाइनेंस आपके निजी दैट्स व्हाट पर्सनल इज, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम की एक रिलेशनशिप है। आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, और आगे आने वाले जितने भी आपके कंटिजेंसीज हो सकती हैं, ये जैसे कि कोई हेल्थ हज़ार्ड हो जाए तो उसको कैसे डील करना है। आप रहो ही ना तो आपको अपनी फैमिली के लिए कैसे बैकिंग रखनी है। आपकी जॉब चली जाए, आपका बिजनेस थोड़ा ठप हो जाए, आप उसके लिए कैसे प्लान करके रखते हो। या आपको आगे जाके घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करना है, माता पिता की आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी करना है, घूमना है आपको हर साल। इट्स वेरी पर्सनल, बट इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हाउ यू सेव मनी, इन्वेस्ट मनी टू इंश्योर दैट दीज गोल्स आर मेट। ओके। मतलब आपने जो इतनी सारी चीज़ें बोली ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ये चीज़ को फॉलो करता है। मैं आपको एक बहुत ही सच बात बताता हूँ। ये सारी चीज़ों को समझ के मुझे भी 5-6 साल ही हुआ है, और अभी भी मैं वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए आज आप यहाँ पे हो। तो सर, आप अभी वापस से मैं आपको यही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या मिस्टेक्स हमारे इंडिया में मिडिल क्लास लोग कर रहे हैं जिसके वजह से वो लोग पर्सनल फाइनेंस या तो कर ही नहीं रहे हैं या उनको पता ही नहीं है? ठीक है। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को लगती है, मैं उसकी बात करता हूँ, वो है ज़ीरो सम गेम्स में पार्टिसिपेट करना। ज़ीरो सम गेम क्या है? जहाँ पे हम दोनों टेबल पे पैसा रखते हैं और एक बंदा जीत के निकलता है। मैंने 50 रुपये लगाए, आपने 50 रुपये लगाए, बीच में एक ब्रोकर है। ब्रोकर किसी भी तरीके का हो सकता है, मैं सिर्फ स्टॉक ब्रोकर की बात नहीं कर रहा। वो थोड़े अपने 10 रुपये रखेगा, 20 रुपये 30 रुपये रखेगा, आपको 70 दे देगा, आप जीत गए, तो मेरे को 0 हो गया। अब यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में नेट वेल्थ क्रिएशन नहीं हुई, राइट। ये होती है ज़ीरो सम गेम। तो जैसे इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो मेरे को आज की डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है, 2 एग्जांपल्स हैं। एक तो सबसे बड़ा, सबसे पहले आपको पता ही है कि बेटिंग ऐप्स है, रियल मनी गेमिंग ऐप्स है, जो नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, राइट। बहुत बैटिंग ऐप है, और Right. मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर को भी देखा है जो ऐसे बैटिंग ऐप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं। मतलब मेरे को तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट लगता है कि करोड़ों करोड़ों कमाने वाले क्रिकेटर्स भी ये इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं। करेक्ट। मतलब
थोड़ी तो फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए, जो आपको इतना प्यार देते हैं और आप उनको कहते हो कि जाओ सट्टा लगाओ। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है आज की डेट में इंडिया में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 4 करोड़ हैं, यूनिक इन्वेस्टर्स। उसका मतलब क्या है यूनिक का मतलब? यूनिक का मतलब ये कि जैसे मैं 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ लगाता हूँ तो मैं 5 बार ही नहीं गिना चाहना चाहिए, मैं एक बार ही गिना चाहना मतलब चाहिए। आपके 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड लार्ज कैप कैप हो स्मॉल गया, कैप भी नहीं, मान लीजिए और मैं समझो किसी ने भाई डीएसपी स्मॉल कैप में किया है Right. और किसी ने डीएसपी लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो या फिर मान लो कि मैंने HDFC निफ्टी 50 में किया है, मैंने एक तरफ पराग पारिक में किया है, मैंने एक तरफ निपॉन में किया है, एक तरफ मैंने मिराई में किया है, तो मैं normally- 4-5 बार ही नहीं गिना जाना चाहिए, मैं एक बार ही गिना तो जाना नॉर्मली वो 4-5 बार ही गिना जा रहा है। चाहिए। नहीं, वो फोलियो नंबर्स होते Folio हैं number. एटसेट्रा। तो मैं यूनिक इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि मतलब 4 करोड़ ही हैं, 4 करोड़ के आसपास ही नंबर है आज की डेट में इंडिया ओके। में। हाँ जी, 9 करोड़ के आसपास यूनिक ऐसे लोग हैं जिनका डीमैट अकाउंट है, लेकिन सिर्फ एक बेटिंग ऐप है सबसे बड़ी जो इंडिया की है, उसी के अकेले 21-22 करोड़ यूजर्स हैं। फिर इनफॉर्मल बेटिंग वगैरह जो होती है वो तो भूल ही जाओ, तो कितनी होती है? ऐसी तो बहुत बैटिंग ऐप है। कितनी नहीं, वो तो छोटी मोटी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी का इतना है। फिर मैं इनफॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जो आपको लॉटरी टिकट्स मिलती है। लॉटरी इज ऑल्सो अनदर जीरो सम गेम, राइट? हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करो, 2-4 में बांट दो, बीच में ब्रोकर पैसा रिटेन कर लेता है, सरकारें भी ये चलाती हैं, करेक्ट। स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉटरीज। तो मतलब ये एक स्टेम करता है उस बात से कि आपको बचपन में बेसिक चीज़ें सिखाई नहीं गई। मैं लकी था, मेरे डैड मदर दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को चीज़ें सिखाई पिछले 20-25 सालों में, तो मेरे को पता है ये चीज़ें, ये नहीं करनी भाई, ये जुआ है और जुए में पैसा जलाया ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर पिछला 3-4 साल में ना मैं भी ऐसे मार्केट में कोई 25 साल पुराना नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर ज़रूर हैं 35 साल पुराने हैं। तो मैं उनके एक्सपीरियंस से सीखता हूँ, उनके जो दोस्त हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखता हूँ, और मेरे को 10 साल नहीं, आई वुड से 7-8 साल हुए हैं मेरे को। तो मैंने ऐसा कोई मेरा वैसा वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने आई हैव सीन इट ऑल, बट आई हैव डेफिनेटली सीन इट ऑल गोइंग थ्रू माय फादर्स फेस। ही नेवर लेट दैट कम टू अस, द गुड्स एंड द बैड्स, बट वो समझ आ जाता है कि डैड किस बात से परेशान थे, पापा किस बात से परेशान थे, किस बात से सुखी थे, किस मार्केट साइकिल में ज़्यादा चीयरफुल थे, किस मार्केट साइकिल में कम चीयरफुल थे। तो ऑब्जर्वेशन ज़रूर की है, भले ही एक्सपीरियंस मेरा 7-8 साल का ही है मार्केट में। तो अगर मैं FNO की भी बात करूं, तो अभी पिछले 4 साल में आपने देखा किस तरीके से एक्टिव यूज़र बढ़े हैं। डीमैट अकाउंट ही 2-3 करोड़ थे, वो कितने बढ़ गए हैं अकेले CDSL के, राइट? जो उनके साथ डिपॉजिटरी में खुलते हैं, करेक्ट। जो पिछले 4 साल में है, राइट, वो अभी आप देखो एकदम पीक कॉन्फिडेंस पे जाते हैं। सो एक ग्राफ है जो कहता है कि ये एक्सपर्टीज है आपकी और ये आपका कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले सबसे जो इमेच्योर होता है शुरू में उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, करेक्ट। फिर जैसे मार्केट साइकिल घटती है वो नीचे आता है, फिर वो थोड़ा सा मैच्योर होता है, लेकिन फिर उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। पहले जितना नहीं जाता बट इतना जरूर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो एक एक्सपर्ट बनता है। विद एक्सपीरियंस कम्स मैच्योरिटी, एंड देन whatever he's saying is out of confidence of his knowledge and experience and not out of immaturity and lack of experience. तो अभी जितने भी लोग घुसे हैं ना, बहुत सारे जो घुस गए हैं मार्केट में, जो जिनको लगता है कि मेरे को भी लोग बोलते हैं, मैं कभी किसी क्लाइंट के यहाँ जाता हूँ तो मेरे को लोग बोलते हैं कि कुछ स्टॉक टिप्स बता दीजिए, ट्रेडिंग कहाँ से सीखूं, मेरे को एक्टिव इनकम करनी है। अरे एक्टिव इनकम कैसे बनेगी? वो उसमें भी तो यही है कि मैंने 50 रुपए लगाए, आपने 50 रुपए लगाए, एक स्मार्ट बंदा पैसा बना के उसमें से निकल रहा है, राइट? अगर हर कोई ये ऐसे ही पैसे बना रहा होता, अगर हर कोई TCS की कॉल ऑप्शन खरीद के पैसे बना रहा होता, तो TCS में लोग 3-4 लाख रुपए की नौकरी क्यों कर रहे होते? हाँ, और TCS वाला इतने लोगों को काम पे रख के ये क्यों करवाता? वो खुद ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा होता। तो दुनिया में सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते ना। करेक्ट। किसी को तो धंधा करना पड़ेगा, तभी तो उसका स्टॉक बनेगा, तभी तो उसका कॉल ऑप्शन वगैरह बनेगा कुछ। और मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, बट मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ, ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, अभी सर जो बोल रहे हैं उसके ऊपर है कि मार्केट में मतलब आपको पता है मेडिकल वाले जो रिसर्च करते हैं नई दवाई बनाने के लिए या नई वैक्सीन बनाने के लिए,
तो वो किसके ऊपर टेस्ट करते हैं पहले डोजेस को? आप बताइए किसके ऊपर करते हैं? जानवरों के ऊपर। जानवरों के ऊपर, चूहों के ऊपर या पिग्स के ऊपर करते हैं। तो अभी रिसेंटली बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ब्रोकर्स की एप्लीकेशन बंद हो जाती है। ठीक है, ब्रोकर ब्लेम करता है कि एक्सचेंज की तरफ से इशू है, एक्सचेंज ब्लेम करता है कि भाई हमारे तरफ से तो कुछ इशू नहीं है, ब्रोकर का ही इशू है। तो इसमें एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर तो नहीं, हम ट्रेडर ही बोलेंगे, वो जो ट्रेडर है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहा है, पहली बात तो ये पता ही नहीं है कि वो पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि वो ब्रोकरेज और टैक्सेस देते रहता है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर फिर भी उसने कुछ पैसे बचा लिए तो किसी दिन ग्लिच हो जाता है और उसके पैसे उसमें डूब जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम ही अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है या इतना मैच्योर्ड नहीं हुआ है जो इतने लोगों को संभाल सके। और जो ये पैसे डूब रहे हैं लोगों के, मैं देखता हूँ ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के, कभी किसी के 10 लाख रुपए, किसी के करोड़ों भी डूबते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए आंसरेबल कोई भी नहीं है। और हमारे ऊपर ये इस तरीके से रिसर्च हो रहा है कि चलो 5-6 साल इन लोगों के ऊपर ट्रायल एंड एरर करके देख लेते हैं, फिर एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे और फिर अच्छा काम करेंगे। तो अगर आप ये कर रहे हो तो ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप वो मेडिकल रिसर्च में वो पार्ट हो जिसके ऊपर वो रिसर्च अभी चल रही है, तो आप ये मत करिए। बेटर है आप वो दौर से निकल जाओगे। राइट। तो कनन भाई, अभी हम लोग है ना ये बात करते हैं वापस से कि एक मिडिल क्लास आदमी को अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरीके से करना चाहिए राइट वे में। राइट। तो एक तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि ज़ीरो सम नॉन ज़ीरो सम गेम को समझिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी होना। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ नॉट लर्निंग हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ नॉट लर्निंग स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी बेसिक, मतलब इवन अ 10-year-old कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सो एक तो बच्चा भी है, वो ऑनलाइन बताता भी है। फिंजी किड, मेरे फ्रेंड है, बालाजी सर, उनका बेटा है, 10 साल का ही है। वो ट्विटर पे बताता है इन सब चीज़ों को, व्हाट इज़ एन इमरजेंसी फंड। सो आई एम सेइंग दैट इवन अ 10-year-old कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्या है, सबसे पहले तो आपको, आपकी जब जॉब लगती है, या अगर है भी आपकी और आपने इतने टाइम से नहीं प्रिपेयर किया है, तो ये समझिए कि आज की डेट में जॉब्स थोड़ी अनसर्टेन होती हैं। सरकारी जॉब वालों की बात नहीं कर रहा मैं, बाकियों की बात कर रहा हूँ, और सरकारी वालों के पास ऊपर भी आते हैं। तो रिस्क जैसे बिजनेस में, बिजनेस बंद होता है तो नौकरियां भी जाती हैं, राइट। और अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है तो आपका बॉस खराब निकल सकता है, वो आपको जाने को बोल सकता है। तो emergencies can come knocking at your door without you even knowing, मतलब it's an unwanted guest, right, and it can come. So सबसे पहले आपको emergency fund बनाना होता है worth 6 to 12 months of your needs. Needs का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके naturals आइसक्रीम खाते हैं, that's not your need typically, right? It might be a need for a few people, but उनकी need की definition अलग है, तो उनकी need का पैसा अलग से गिना मतलब जाएगा। हमारी बेसिक नीड्स के पैसे हाँ, की बात तो कर आपको अलीबाग घूमने जाना है या आपको शिमला घूमने जाना है, वो नीड नहीं है। आपको अपने बच्चों की स्कूल फीस का ख्याल रखना है, आपकी दवाइयाँ, आपके माता पिता की कोई दवाइयाँ आती हैं उनका ख्याल रखना है, घर के बिजली पानी खर्चे, ट्रांसपोर्ट जो बेसिक होता है, इसके जो आपके खर्चे हैं वो एस्टिमेट कीजिए। उसका 6 से 12 महीने का जितना भी बनता है वो एक साइड में आप FD में बोल दीजिए, जो लिक्विड हो, कि आपको कल मेरे को पैसा चाहिए तो मेरे पास आ जाए। आपको उसको लिक्विड फंड में डालना हो आप उसमें रख सकते हैं, आपको किसी आर्बिट्राज फंड में रखना हो आप उसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। फिर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी भी बहुत ज़रूरी है, मतलब साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ, ये 3-4 चीज़ें जो आपको शुरू में साथ में करनी चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। नहीं जी, मेरे तो कॉर्पोरेट में मेरे को मिली हुई है ना। हाँ, 3 लाख का तो मेरे को अरे मिला है। बाबा, 3 लाख तो चलो आजकल क्या खर्चा होता है, मैं खर्चे के ऊपर भी आता हूँ बाद में, लेकिन हम इमरजेंसी फंड बना क्यों रहे हैं? क्योंकि आपकी जॉब ना रहे तो फिर आप खर्चे कैसे मीट करोगे? हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट की तब रहेगी ना जब आपकी जॉब रहेगी। 1 पॉइंट नंबर 2, आप ये भी देखिए कि एक तो
आपको जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिल जाती है ना, वो आपकी बीमारियां होती भी हैं थोड़ी बहुत तो भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको मान लीजिए जॉब छोड़नी है, आपकी छूट जाती है फॉर वॉट एवर रीजन्स, आपके फैमिली मेम्बर्स का कुछ हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, लेकिन जिस टाइम आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उस टाइम आप अगर सेहतमंद हैं, आप तब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको मिल जाएगी। अब कल को आपको बीपी शुगर है तो आपका प्रीमियम इन्फ्लेट होगा। सही बात कल है। को भगवान ना करे आपको ज्यादा कुछ हेल्थ हैजार्ड हो गया, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है दे ही ना। इंश्योरेंस कंपनी वाला दे ही इसलिए रहा है क्योंकि आप फिट हो। एग्जैक्टली वो अनफिट होगा तो क्यों देगा? हाँ, वरना वो क्लेम ले रहा है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी अंडरराइट नहीं कर रहा, वो भी बेवकूफ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। राइट। बिजनेस है ना वो भी, it should not, it's not a not for profit activity. Insurance is also a proper business, so they will do that, right? फिर तीसरा है आपको अपना टर्म इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन ये जो दो चीज़ें हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये समझाने में जान निकल जाती है, लेकिन लोग इसलिए नहीं लेते, उनको लगता है मेरा पैसा तो वापस नहीं आएगा तो मैं क्यों लगाऊं। बट ये उसकी बात ही नहीं है, ये आपको थोड़ा सा, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रेडिशनल माइंडसेट से ऊपर निकलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस में ये होता है बेसिकली कि आप नहीं रहे और आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट, आपके बच्चे, ऐसे कितनी बार हम इंसिडेंट सुनते हैं न्यूज़ में कि माता पिता की डेथ इस रीजन से हो गई कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। अरे अभी यहाँ पे हम जहाँ पे अंधेरी में रहते हैं, यहाँ पे जो हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसके ऊपर जो मेट्रो का ब्रिज है, वहाँ से स्लैब गिर के गाड़ी पे गिर गया था। ओ गॉड, मतलब मेरे को पता नहीं। हाँ, ये यहाँ की ही बात है। तो आप सोचो कि किसको पता है कि ऊपर ब्रिज है और उससे स्लैब गिरेगा और गाड़ी के ऊपर गिरेगा। तो वही है, मतलब लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, राइट? मतलब आपके ऊपर कब ब्रिज गिर जाए, तो दिल्ली एयरपोर्ट में भी हुआ था। हाँ ये, हाँ यस। तो मतलब ठीक है, वो हम उस पर नहीं जाते कि ये क्या सरकार को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मेरी लाइफ अनसर्टेन है, मेरे को इतना पता है। करेक्ट। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो वो करिए। हाँ, तो मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि कल को अगर मेरे नहीं रहने से मेरी जो वाइफ है या जो मेरे पेरेंट्स हैं या जो मेरे बच्चे हैं, अगर उनकी लाइफ फाइनेंशियली इफेक्ट हो सकती है तो मैं उनके लिए पैसे छोड़ के जाना चाहिए। पर क्या है ना कनन भाई, हमारे यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि मैं मरने थोड़ी वाला हूँ। अब वो ठीक है, वो सारी बातें जो सोचते हैं लोग, मुझे पता है, देखो मैं तो अभी उसके ऊपर एंडलेस डिबेट हो सकता है। नहीं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो हमारी बात सुन रहे हैं, हम उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ना हम आपको इंश्योरेंस बेचने आए हैं। हाँ, ना मेरा कोई कोड वोड नहीं है, मैं पहले बता दूं। और अगर कभी मैं बेचूं तो उसको भी मैं बता रहा हूँ, आज क्या तारीख है? 20-21 जुलाई। हाँ, 21 जुलाई के बाद, पहले भी मैंने पता नहीं कब वो अपने पुराने स्टार्टअप में किया होगा, आज की तारीख के बाद कभी भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो सोशल मीडिया पे वायरल कर देना कि ये बंदा इंश्योरेंस बेच रहा है या म्यूचुअल फंड बेच रहा है। ये बंदा बोलता है म्यूचुअल फंड प्रमोट करता है पीछे से और सामने से बेचता है, मेरे को वायरल करके बदनाम कर देना। हाँ। मैं करता ही नहीं है काम। मतलब मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ना कनन जी ने मेरे पास से पैसे लिए हैं कुछ बोलने के लिए, ना मैंने उनको पैसे दिए हैं। ये म्यूचुअल एक, मतलब एक सोशल चीज़ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और जो हमने फील किया है, मैंने फील किया है, जो कनन जी ने फील किया है, वो बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ये सोचते हैं कि मेडिक्लेम लेने की क्या ज़रूरत है, हर साल फोकट के हमारे 15-20 हज़ार रुपये चले जाएंगे, टर्म प्लान तो लेना ही क्या फ़ायदा है, मैं तो अभी भी फिट हूँ, क्या हो जाएगा मुझे। तो ये मैं आपको मेरे भी लेवल से बता रहा हूँ, मैं भी बहुत साल पहले ऐसे ही सोचता था। इवन मेरे जो पिताजी है वो मुझे बोलते थे कि मेडिक्लेम मैं पहले भरता था पर मैंने बंद कर दिया क्योंकि कभी हम यूज़ तो करते ही नहीं थे। ये मेरे घर की बात है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया। ओके। और उनका जो पैर में फ्रैक्चर हुआ था वो मेजर हो गया था, मतलब ऐसा भी हुआ था कि पैर भी कट सकता था। ओह गॉड। तो मेरी जो पर्सनल सेविंग है वो पूरी ख़त्म हो गई मेरे डैड को ठीक करने में, और मुझे अपने रिलेटिव से भी पैसे लेने पड़े थे वो टाइम पे। तो वो टाइम पे मैं और मेरे भाई ने बहुत ही बुरा टाइम फेस किया था और मैंने वो लेसन सीख लिया कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ है। मतलब हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको दो चीज़ की प्रॉब्लम है, आपके घर वाले की प्रॉब्लम जो आपके साथ अभी हुई है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में आए हो, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका इलाज भी करना है और उसके लिए पैसे भी नहीं है। राइट। उसके एग्जैक्ट कुछ सालों बाद मेरी सर्जरी का टाइम आया। मुझे कोई माइनर प्रॉब्लम हो गई थी पेट में, तो हमने उसकी सर्जरी कराई थी।
तो वो टाइम पे मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि आई विल गो इन द बेस्ट हॉस्पिटल और मैं मेरी सर्जरी बेस्ट डॉक्टर से कराऊंगा और वो हॉस्पिटल का जो सबसे अच्छा रूम है मैं उसमें रहूँगा। तो अभी ये एटीट्यूड में क्या फ़र्क था मेरे डैड के टाइम पे और मेरे टाइम पे? तब मेरे पास मेडिक्लेम नहीं था, अब मेरे पास मेडिक्लेम है, राइट? तो आप देखो वो टाइम पे मैं डॉक्टर से कैसे बात कर रहा था, मतलब आई टू आई कांटेक्ट करके कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और ये टाइम पे मैं कैसे बात कर रहा था, सर झुका के कि डॉक्टर कुछ कंसेशन दे दे, कुछ डिस्काउंट दे दे, ठीक है। तो एक आदमी का एटीट्यूड कैसे बदलता है। और ये टाइम पे जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था तब मैं और मेरे भाई हम लोग ऐसे मज़े कर रहे थे, हमें पता था इतना मेजर तो प्रॉब्लम है नहीं, बट फिर भी सर्जरी था, 3 घंटे चला। पर मेरा और इसका एटीट्यूड ऐसा था कि अरे यार कुछ नहीं, अभी आज सर्जरी हो जाएगा, 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी और सब नॉर्मल है। तो वो इसलिए कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम लोग के पास मेडिक्लेम था। इवन अब मेडिक्लेम नहीं भी होता तो वो पैसे में भर सकता था, बट ये था कि हाँ मेडिक्लेम का बैकअप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका नहीं है तो आप ये सोचो कि ये होने से क्या हो सकता है। Right, and again, like coming back to the point that we don't have any vested interest, और मैं ये सब बातें इसलिए ही करता हूँ क्योंकि एक तो आते हैं इस बात पे कि मतलब इंडिया को अगर पूरा फाइनेंशियल लिटरेट नेशन बनाना है तो क्या करना है, तो ये एक उसका एक स्टेप है। और दूसरा जो मैंने गलती करी, जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, हाँ, मैं नहीं चाहता ये किसी और के साथ हो। जो मैं कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा बंदा, हाँ, जिसके पिताजी स्टॉक मार्केट से 30 साल में थे, तो वो कोई गलेबल इन्वेस्टर पक्का कर सकता है। बट मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता हूँ अपनी गलती के बारे में, भले ही उससे मतलब कोई सामने वाला समझे कि इसने क्या बेवकूफ़ी करी थी, तो समझ ले मेरे को बेवकूफ़, लेकिन तू बच जा, राइट। ये नहीं होना चाहिए। और जो मेरे फादर ने भी, जो मेरे को अनफेयर एडवांटेज मिली, जो मैं अपने डैड से 35 साल से सीख रहा था, मतलब 35 साल से मेरे डैड का एक्सपीरियंस है, मैं उससे इन द लास्ट 20 ईयर्स 15-20 ईयर्स जो सीख रहा था वो मैं सिखा पाऊँ, वो अनफेयर एडवांटेज मैं पूरी दुनिया को दे पाऊँ, पूरे इंडिया को दे पाऊँ एटलीस्ट। तो वो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आपसे म्यूचुअल फंड कमीशन चाहिए या मेरे को आपसे इंश्योरेंस कमीशन चाहिए, नहीं। मेरा जो बिजनेस है वो मेरे को अच्छे से फीड करता है, तो मेरे को कोई इन प्रोडक्ट्स को बेच के आज की डेट में थैंकफुली कमाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, राइट। एंड भगवान ना करे कभी पड़े भी, बट और मैं ऐसे ही अनबायस तरीके से लिटरेसी स्प्रेड कर सकूं। करेक्ट, राइट। आपने जो बात बोली अपने फादर की, आपने अपना एग्जांपल बताया, सिमिलरली मेरे दादा के साथ भी हुआ था 2020 में कोविड में। हमने बड़ी मुश्किल से उनको अपोलो हॉस्पिटल में हम उनको एडमिट करवा पाए। उनको कोविड के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया था और महीने के आसपास उनका ट्रीटमेंट चला और 20 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आया था। अब हम दे पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब हमें कुछ बेचना नहीं पड़ता। बट 20 लाख रुपए आज की डेट में इंडिया में कितने लोगों के पास होते हैं? तो थैंकफुली मतलब मेरे डैड, मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत एग्रेसिवली सेविंग्स करी ऑल हिज लाइफ। ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट नॉट गोइंग इनटू दैट। मेरे डैड के पास भी ठीक ठाक पैसे थे, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेकिन 20 लाख कितने लोगों के पास होते हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप मेडिक्लेम ले लोगे तो नहीं लगेगा ना जेब से। और मेरे दादा के केस में भी सेम चीज़ थी, वो ओरिएंटल इंश्योरेंस में ही काम करते थे और उनको इस बात की लिटरेसी थी कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ही यूज्ड टू पे प्रीमियम्स ऑल हिज लाइफ फॉर दिस डे, and it came true, which will come true in many of the cases. There are cases where sudden death happens and of course you can't do anything about it, but you are paying a very small fee for a very large contingency। और 14% से इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जो 2020 में 20 लाख था, आज मेरे ख्याल से उसका खर्चा 35-40 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। करेक्ट। एटलीस्ट 5 साल की अगर मैं CAGR पकड़ूं तो होगा ही होगा। हम नॉर्मल बात करते हैं ना, पहले जो बेबी बॉर्न होते थे, प्रेगनेंसी होती थी, तो मतलब ये एक नॉर्मल डिलीवरीज होती थी पहले। आजकल तो सारी सिजेरियन ही हो रही है। और पहले मतलब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताना, जब आपका बच्चा हुआ था तो कितने पैसे खर्चे हुए थे, और अभी किसी का बच्चा हुआ है तो उसको खुद ही पूछ लेना कितना खर्चा हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो 3 गुना बढ़ गया है।
3 से 4 गुना बढ़ गया है। और अभी तो डॉक्टर मतलब नॉर्मल डिलीवरी की बात ही नहीं करते। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये रिसेंटली हमारे फैमिली में हुआ भी है। ओके। तो मेरी जब बेटी हुई थी, अब मेरी बेटी 7 साल की है, तब हमें 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था और मेरी वाइफ को सिजेरियन ही हुआ था। तो 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था आज से 7 साल पहले। और अभी हमारे जान पहचान में एक को बेबी हुई है, तो वहाँ पे खर्चा हुआ है 3 लाख रुपया। अब ये डिपेंड भी करता है हॉस्पिटल कौन सा है, कौन सा रूम है क्या नहीं है, बट फिर भी पैसा खर्चा डबल या मतलब 2.5 टाइम्स तो बढ़ा ही है। तो करण भाई, हमें क्या एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए एक आदमी के पास कि वो अपने पर्सनल फाइनेंस को ठीक कर सकते हैं? राइट। एक तो सबसे पहले मैंने आपको यही बोला कि ये 3 चीज़ें सबसे पहले सॉर्ट करो, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, खुद को आप पढ़ाते जाओ, मतलब डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और खुद से भी थोड़ी नॉलेज बनाओ। राइट। एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। एडवाइज़र बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, बट एक एडवाइज़र अगर आपके साथ होता है तो वो आपको एसेट एलोकेशन ढंग से बता पाता है। सो क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं आपको कहूँगा इक्विटी, स्मॉल कैप, क्योंकि उसमें मेरी ज़्यादा कमीशन बनती है। करेक्ट। विच इज़ नेचुरल फॉर दैट बायर्स टू कम। आप भी तो अपने बॉस को वही चीज़ पिच करते हो ना जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और आपको अगले साल अच्छी प्रमोशन मिल सकती है। तो वो ह्यूमन बायस होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए। सिमिलरली फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स, यूलिप बेचेंगे जबकि कोई सेंस ही नहीं बनता उस बात का म्यूचुअल फंड के आगे। राइट। तो एक अनबायस्ड एडवाइज़र जैसे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है, वो इस चीज़ में आपको एक स्मॉल फ़ी, मतलब पहले तो बहुत महंगे आते थे, अब तो ऐसे हो गए हैं कि आप 2500 रुपये में भी आपको कंसल्टेशन मिल जाती है। मैं खुद लेता हूँ। तो वो एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह होता है। राइट। तो आप अपने पैसे के साथ बहुत बायस्ड होते हो। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। राइट। मेरे को डर लगता है बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हुए। तो लेकिन मेरा एडवाइज़र मेरे को बोलता है नहीं, आप थोड़ा सा ले सकते हो। कोई हो सकता है किसी भी रीज़न से ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। मैं जैसे पहले बहुत रिस्क लेता था, मेरे को वो फ्रॉड ने हम्बल कर दिया थोड़ा, तो अब मैं थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा कम रिस्क लेता हूँ। हो गए उस 2 साल हो गए उस बात को, पैसे भी वापस आ गए थे, बट लेकिन जो 6 महीने थे वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो हर किसी का एक तो अपना होता है, एक हर किसी की अपनी फाइनेंशियल पर्सनालिटी होती है। दूसरा, हर किसी के अपने जो भी मतलब पर्सनल गोल्स होते हैं उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है अगले साल मेरे को मास्टर्स करने जाना है, बट यार बैंक में पैसा पड़ाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बता कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं। अब मैंने उसको इतना तो कन्विंस कर दिया कि भाई तू स्टॉक बाजी में मत दिमाग लगा, तू अपने काम में जो एआई का तू प्रोडक्ट बना रहा है उसमें ध्यान लगा ले, जीआरई की पढ़ाई कर रहा है वो कर ले, इसमें मत लगा। तो उसको मैंने इतना कन्विंस कर दिया। तो अब मुझसे पूछता बता म्यूचुअल फंड कौन सा लूँ। मैंने कहा भाई कि अभी तो तेरे को नहीं लेना चाहिए क्योंकि पढ़ाई है ना तेरी अगले साल। अब मार्केट ऑल टाइम लो पे हो हाई पे हो डजंट मैटर। करेक्ट। मार्केट में वो पैसा नहीं लगाया जाता जो आपको 3-4 साल में चाहिए। मार्केट में वही पैसा लगाओ जो आपको 5 से 7 साल में नहीं चाहिए। करेक्ट। साइकिल्स होती हैं। राइट। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि आपका गोल क्या है, आपको उसके हिसाब से आपको अपनी एसेट एलोकेशन करके रखनी है। और फिर भी अगर 7 साल बाद भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आपको इक्विटी में डाल के रख देना है। आपको पता है गोल्ड की रिटर्न सिर्फ 1.5% कम है इंडिया की स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 की रिटर्न से। तो गोल्ड भी कोई बुरा एसेट क्लास नहीं है। और स्पेशली अब जब हमारे पास SGBs है उसमें 2.5% इंटरेस्ट भी मिल जाता तो बराबर पकड़ लो आप। राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में तो लगाना भी चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी लगाएं तो भी अच्छा है। अगर आपको कोई कंपनी के बारे में अनफेयर एडवांटेज है, एज इन अनफेयर एडवांटेज का मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, मतलब आपको पता है कि हाँ ये कंपनी तो डूबने नहीं वाली। आप किसी कंपनी में ग्रुप में काम करते हो तो आपको पता है कि जैसे मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उसके 0 कूपन बॉन्ड लिए हुए हैं, मुझे पता है वो डूबने वाला नहीं है और वो 11% इंटरेस्ट देता है। वो पोस्ट टैक्स मेरा 9.9 बैठता है। टैक्सेशन 0 कूपन बॉन्ड की अलग तरीके से होती है। तो मेरे लिए सही है वो चीज़। अगेन पर्सनल, मुझे पता है कि मैं इसमें पैसा लगा के बना लूँगा। तो इसी तरीके से आप डेट म्यूचुअल फंड, PPF, PF इन सब जगहों पे भी पैसा लगाइए, सारा इक्विटी में मत लगाइए।
और एक एडवाइज़र अगर आप लेके रखेंगे तो ये सारी मेहनत आपको करके दे देगा, आपको कौन से म्यूचुअल फंड खरीदने, क्योंकि हज़ारों की तादाद में तो म्यूचुअल फंड है, तो वो भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं एक आम आदमी के लिए चूज़ करना। थीमेटिक फंड चूज़ करने लग जाते हैं लोग, जिसका भी अगेन कोई सेंस होता नहीं है। इस पे भी हमने स्टडी करी है कि जो म्यूचुअल फंड टॉप 10 की रैंक्स में आते हैं ना इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स मिला के, वो अगले 3 ईयर पीरियड में टॉप 100 तक में नहीं आते। ये बात आपकी सही है। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पास्ट ईयर या पास्ट 2-3 ईयर्स में कौन से फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है, मतलब वो तो एक, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो 2021 के फर्स्ट हाफ में, वही मैं बता रहा हूँ ना, वो मार्केट वाली साइकिल होती है जो, हाँ, उसी के बेसिस पे जो पीक कॉन्फिडेंस वाले थे, मैं फंड का नाम नहीं लेता बट आईटी वाले थीम वाले एक एक्टिवली मैनेज फंड में डाला है, थीमेटिक फंड है आईटी वाला, क्या रिटर्न दे रहा है यार। मैं ठीक है, मैं बोलने समझाने की कोशिश करता था बट नहीं समझ आता लोगों को। फिर वैसे ही अभी मतलब अगेन नाम लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, बट कुछ एक थीम्स है उसमें लोग धनाधन पैसा लगाए जा रहे हैं। अगले साल मैं आज भी उनको समझाऊंगा, अगले साल फिर वो बैठे होंगे और उनको पता होगा आईटी वाले ने अभी तक आई डोंट थिंक सो कोई ढंग की रिटर्न दी है। अभी आईटी इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई मारा है, कल की बात है, बट ऑल टाइम हाई 3 साल बाद मारा 3 साल है, बाद मतलब पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स आप देखो तो नहीं है 3 साल में, और आप देखो निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, टाइम वेस्ट हुआ उनका। राइट। तो वही चीज़ है कि थीमेटिक फंड्स आर नॉट जनरली गुड फॉर इन्वेस्टर्स हु वुड वांट टू sit on the fence and work. They might be good for people who have an unfair advantage of cycles, of knowing cycles, and 99.9% जनता को साइकिल्स की समझ नहीं आ सकती, मेरे को भी नहीं है, राइट। मैं नहीं बोल रहा मेरे को साइकिल की समझ है तो इसलिए मैं लूँगा, मैं भी नहीं लेता। मैंने भी फ्लेक्सी कैप्स में डाला हुआ है, मैंने भी इंडेक्स फंड्स में डाला हुआ है, मैंने भी एक स्मॉल कैप फंड लिया हुआ है, तो मैंने भी अपने जो बेट्स हैं वो डाइवर्सिफाई करके रखी हुई हैं, लेकिन मैंने कभी भी मतलब थीमेटिक फंड नहीं लेना। आई नो दैट बिकॉज आई डोंट हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ साइकिल्स एंड एक्सेप्ट दैट। एंड एक किसी भी आम इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैंने आपको अभी तक बताया, और थोड़ा बहुत आपको स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है करिए, बट लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है पर्सनल फाइनेंस में क्या होती है, जो आपके कंट्रोल में सबसे ज़्यादा होती है, वो है आपकी एक्टिव इनकम। जो आपके लकीर आपके कर्म से बनती है वो है आपकी एक्टिव इनकम, और आप अगर उस पर फोकस सबसे ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो आप स्टॉक मार्केट से कहीं ज़्यादा रिटर्न वहाँ से कमा सकते हैं। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी जी के पिताजी जो धीरू भाई अंबानी जी थे, वो सोचते कि ठीक है जितना रिलायंस है बेच देता हूँ और निफ्टी में लगा देता हूँ पैसा, उससे तो उतना पैसा नहीं बन सकता था ना कभी भी, उनकी पर्सनल वेल्थ उतनी ग्रो कर ही नहीं सकती थी। करेक्ट। वो कैसे ग्रो करी, उन्होंने बिजनेस करा, राइट। बिजनेस करने से, और बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए उसके पास आपके लिए किसी फादर की बैकिंग होनी चाहिए, धीरू भाई अंबानी जी के पास भी तो नहीं थी ना। तो अगेन मैं नहीं बोल रहा यू हैव टू बिकम धीरू भाईज और मुकेश अंबानीज ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन स्टार्ट विद एज स्मॉल एज अ फ्रीलांसिंग बिजनेस इफ़ यू वांट टू डू इट। लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू डू इट, ये करोगे नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी जॉब में भी बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक आज की डेट में अगर मैं बोलता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आप कोई फाइनेंस प्रोफेशनल है, तो नई नई जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सबसे पहले तो आप अपने आप को अपडेट करो। एआई टेक्नोलॉजी में जितने चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अपडेट करो अपने आप को, वो स्किल्स एक्वायर करो, ताकि आप जो काम करते हो आज की डेट में वो एक हफ्ते का जो काम होता है वो एक दिन में कैसे हो सकता है, आपको इस पे फोकस करना है। मेरा एक दोस्त है, उसको इंटर्नशिप मिली थी डेटा एंट्री करने की, एक हफ्ते का काम था। उसने कोई एक 1500 रुपये का सॉफ्टवेयर खरीदा, उसको बेसिकली उसको स्विगी में इंटर्नशिप मिली थी। उसको एक हफ्ता काम करना था, कुछ डेटा एंट्री मारनी थी, उसको फोटोज दे दी थी मेन्यूज की और उसको चढ़ानी थी टेबल फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में। उसने क्या स्मार्ट तरीका किया, हफ्ते भर का काम उसने 4 घंटे में कर दिया। कैसे? एक सॉफ्टवेयर आता है 1500 रुपये का, उसने वो लिया, उससे वो जितनी भी फोटोज है उससे टेक्स्ट स्क्रैप करता है और वो ऑटोमेटिकली एक्सेल में चढ़ता जाता है। तो ये सारी स्मार्ट चीज़ें आपको सीखनी है। तो अपनी जॉब में भी आप अपस्किल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हासिल करना है, धंधा करना है, तो उसमें बहुत जान लगती है। अगर आपको वो नहीं लगानी है, इफ़ यू प्रायोरिटाइज योर फैमिली, योर हेल्थ, योर ट्रैवल, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट कीप ऑन अपस्किलिंग
टू इम्प्रूव योर एक्टिव स्कोप ऑफ एक्टिव इनकम। इतना ज़्यादा टाइम मार्केट में मत लगा दो कि यू लूज योर ट्रैक ऑफ योर कोर जॉब। Can you find better stocks than Mr. Rajiv Thakkar, what Mr. Rajiv Thakkar does or what Mr. Navneet Munot does? I cannot. At least I know I cannot. I've spent Correct. so many years in the market. Not so many, but I've definitely seen my father and his friends doing that. So I know for a reason that I won't be able to outperform them, at least in the near term. And how I can outperform myself is by constantly improving my skills and thereby my active income. ये पॉइंट अपने बहुत अच्छा बोला। बहुत सारे लोग है ना अपनी एक्टिव इनकम ही मार्केट में से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं होता। वो होता तो फिर टीसीएस में क्यों नौकरी कर रहे होते लोग? सभी एक स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स लेके वही चीज कर रहे होते, राइट? जब मतलब ये हाँ ये हो सकता है, बट ये कितने लोग कर पाएंगे? हाँ ये एक परसेंटेज नंबर बहुत कम है। पूरी इकोनॉमी नहीं कर सकती। हाँ, और दूसरा चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको कंटिन्यूसली पैसा बाहर निकालना है तो आपको पैसा उतना लगाना भी पड़ेगा। और मैंने एक चीज़ देखा है, मार्केट उसको ही पैसा देता है जिसको पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि वो शांति से टिक सकता है। हाँ, क्योंकि वो शांति से टिक सकता है। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारे एक इन्वेस्टर का फ़ोन आया था। तो उसने बोला कि सर मेरे अकाउंट में ये शेयर है, मैं 1 साल तक मैंने ध्यान नहीं दिया, ज़रा देख लो क्या हुआ। तो 2 स्टॉक ने 180 और 200% रिटर्न दिया है, बाकी 3 स्टॉक ने कुछ 30-40% रिटर्न दिया है। तो उसका जो पोर्टफोलियो था ना वो ओवरऑल 80% चल गया, उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू और अभी उसका जो वैल्यू था वो 80% बढ़ गया है। तो हम लोग ने देखा, मैंने बोला अरे यार ये क्लाइंट ने तो बहुत अच्छा किया है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगा। तो बात ये आया कि वो कस्टमर ने इतना पैसा कैसे कमा लिया, सिर्फ 5 या 6 स्टॉक थे उसके अकाउंट में, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने अच्छी चीज को खरीद के छोड़ दिया। कहावत बताऊं? क्या? जो इंडस्ट्री के धुरंधर होते हैं ना, हाँ, वो पता है क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा रिटर्न कौन कमाते हैं? जो मर गए होते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके पास वो पैसा पड़ा है। करेक्ट। एक म्यूचुअल फंड एएमसी थी, उसने 30 साल के अपनी स्कीम के कंप्लीशन, 25 साल 30 साल कंप्लीशन होने पे उन इन्वेस्टर्स को एक लेटर भेजा। ये सही कहानी है, मैं बना नहीं रहा, आप इंटरनेट पे जाओगे आपको मिल भी जाएगी। उन इन्वेस्टर्स को लेटर लिखा कि दाद देनी पड़ेगी आपके काम की, कि आपने 30 साल हमारे साथ आप टिके रहे और आपने देखो आपका पैसा 100 गुना से भी ऊपर हो गया, आपकी दाद देनी पड़ेगी, आपकी पेशेंस की, वी रियली अपलॉडेड। वो लेटर जैसे ही इन्वेस्टर्स के पास गया, एक सैलाब आ गया रिडेम्पशंस का। उनको पता ही नहीं था उनके पास पैसा पड़ा है। करेक्ट। सो वही चीज़ है, आपको जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिटैच कर पाते हो मार्केट से उतना ज़्यादा बेटर होता है। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि बाय एंड होल्ड काम करता है। सो बाय एंड होल्ड कुछ एक स्टॉक्स के लिए काम करता है और हम सर्वाइवरशिप बायस के चक्कर में सारी चीज़ें देखते हैं। वो म्यूचुअल फंड अच्छा एक फंड मैनेजर ये काम कर सकता है, और वो भी बाय एंड होल्ड तो वो भी नहीं करते। बाय एंड होल्ड आप यूनिट करते हो म्यूचुअल फंड की, काम आपका फंड मैनेजर। बैकग्राउंड में तो वो बहुत सारे स्टॉक्स को लेते हैं, बेचते हैं। एग्जैक्टली, सो दे आर डूइंग दैट एक्टिव मैनेजमेंट, राइट? But you need to stay invested with that fund manager. Once you have established that this is a good fund manager I can stay with, and their strategy aligns with my goals as well. करेक्ट। तो करण भाई, ऐसा कुछ और चीज़ है जो आप हमें बताना चाहते हो, जो हमारे लोगों तक एक मैसेज पहुँचे वो चीज़ों से कुछ? मतलब मेरा लार्जली अगर एक एक्सपीरियंस मैं ये जो फ्रॉड वाला है वो शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही ड्रेडफुल एक्सपीरियंस था, और जो मैंने गलती करी प्लीज़ कभी ज़िंदगी में मत करना। क्या हुआ था कि मतलब एक अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। मेरे डैड उस बंदे को 1 साल से ऊपर से जानते थे। तो मेरे डैड ने, मैंने और मेरे एक रिलेटिव ने, हमने मिला के 75 लाख डाले। मतलब मैंने नहीं डालने थे, बट मेरे डैड ने कहा कि दिस लुक्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जितना स्टॉक पोर्टफोलियो था अपना लिक्विडेट किया हुआ था उस टाइम के, क्योंकि मेरे को बिजनेस पे ध्यान देना था। तो मैंने कहा कि यार ये एक्टिव मैनेजमेंट मुझसे हो नहीं रही, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान देता हूँ, मैं लिक्विडेट कर लेता हूँ। तो मेरे बैंक अकाउंट में नए नए पैसे आए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, अब मुझसे टेम्प्रेरी ले लो। मैंने
जाके एक दो बार कंपनी का ऑफिस देखा, प्रोडक्ट्स टेस्ट किए, मेरे को ठीक लगी। मतलब आपने किसी बिजनेस में वो पैसे लगाए थे? हाँ, अनलिस्टेड। तो वही उसकी सीड फंडिंग वगैरह में सही लगी थी, प्रॉफिटेबल भी थी, ऐसा वो बोलता था। मैं आगे बात करता हूँ। बाद में 1 महीने बाद, कुछ टाइम बाद हमें जाके पता चला वो तो बंदा ही फ्रॉड है। अच्छा। और ऐसा फ्रॉड नहीं है, पेरिनियल फ्रॉड है। तो हमने बेसिक कुछ, मतलब आई थॉट सिंस माई डैड हैज़ बीन नोइंग हिम फॉर अ ईयर और सो, देन समझ आ जाता है 1 साल में कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। बट इंटरनेट पे बाद में जाके पढ़ा, वो ऐसा बंदा है जो 98 से फ्रॉड करता आ रहा है। जब मैं पैदा हुआ तब से फ्रॉड करता आ रहा है। ओके। मतलब वो इतना माहिर फ्रॉड है जितनी मेरी उम्र है। मुंबई में वो किसी को बोल के गया था 98 में, उसके इंटरनेट पे आर्टिकल्स बाद में मिले 98 में। ये मेरे को बहुत बाद में सर्च किया मैंने तो जाके मेरे को मिला। उस टाइम तो बस एक अंदाज़ा लगा था कि ये बंदा चोर हो सकता है, और फिर उसके बिहेवियर से हम जब पैटर्न्स कैच करने लगे, हम समझ गए ये बंदा तो भाई पेरिनियल फ्रॉड है। तो ये बेसिकली क्या था, ये आपने किसी इन्वेस्टमेंट मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था? हाँ, तो इसके इट बारे में? वॉज इन एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड रिटर्न, हाँ। जो एक कंपनी कर ही नहीं सकती। एक कंपनी लॉ के हिसाब से आपको फिक्स रिटर्न गारंटी नहीं कर सकती। करेक्ट। लोन पे आम जनता से वो पैसा नहीं ले सकती। Okay. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, बॉन्ड रेज करके ले सकती है मार्केट के थ्रू, बट मार्केट, शेयर मार्केट, लिस्टेड मार्केट के थ्रू। तो आप ऐसी कई कंपनीज देखोगे जिनके बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, स्टॉक्स नहीं होते। वही तरीका है आम जनता से पैसा रेज करने का। सही है। आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैं आपसे पैसा उधारी पे नहीं ले सकता अनलेस इट्स अ ट्रेड रिसीवेबल। लोन नहीं ले सकते आप ये बोल के कि मैं आपको इतने ब्याज पे पैसा दूंगा। मतलब उन्होंने कुछ आपको गारंटीड रिटर्न भी दी और इक्विटी भी। अच्छा। राइट। तो हाँ, इससे मैं ये सिखाना चाहता हूँ, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रोबेबली इज। अगर जितनी ब्याज वो हमें गारंटी कर रहा था, इतना ही उसका ल्यूक्रेटिव बिजनेस था, तो खुद मार्केट से 10-12% पे पैसे उठा के नहीं बना लेता। हमें मौका देने को वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था। हम भी नहीं थे, और भी लोगों से उसने रेस किए थे। कुल मिला के 2-2.5 करोड़ रुपए उस राउंड में रेस किए थे, जिसमें से 75 लाख रुपए मेरी फैमिली के थे। तो मेरा तो एक टाइम को सब कुछ उजड़ गया था, पैसा की उम्मीद आने की हमने छोड़ ही दी थी। बट गॉड वॉज काइंड एंड he let us lose with this lesson. He let us set free with this decision at no cost, but mental cost वो जो उस टाइम आई थी। तो उसने बाद में पैसा दे दिया आपको? मतलब उसकी भी एक स्टोरी है। ऐसे तो वो देने वाला बंदा था नहीं। हाँ। निकलवाया ही किसी तरीके से, नॉट थ्रू एनी इलीगल मीन्स और एनीथिंग, बट बहुत मुश्किल से पैसा निकलवाया। देने वाला वो बंदा नहीं था, उसने दे दिया नहीं, हमने निकलवाया। आपने नहीं ले लिया। हाँ, चलो आप लकी थे कि आपको पैसा मिल लकी गया। था। एंड यू नो इसमें सबसे एक तो यही बात है कि किसी बंदे के साथ आप इन्वेस्ट करते हो, एक तो डिलीजेंस करके करो। वो पैसा, आई थिंक इंडिया में 99.9% जनता कैसे पैसा बचाती है। मैं आपको बताऊं मैं क्या करता था। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने अपने दादा को, पापा को शुरू से स्ट्रगल करते हुए इतना देखा है ना। मैं क्या करता था, मेरा घर जसोला बिहार में था, दिल्ली में है अभी भी। वहाँ से मेरे को सफदरजंग जाना होता था अपनी आर्टिकलशिप के लिए। तो एम्स मेट्रो स्टेशन है, उससे आपको 18-19 रुपये लगते थे उस टाइम पे। मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ जब मैंने आर्टिकलशिप चालू की थी। मैं मूलचंद मेट्रो पे उतरता था, वहाँ से 10 मिनट वॉक करके जाके एक बस लेता था अपने ऑफिस तक की, ताकि मेरे 5 रुपये बच सकें। मैंने ऐसे 5-5 रुपये बचा के, जो बेवकूफ़ी थी, नहीं करना चाहिए ये सब काम, बट लेकिन मैंने ऐसे 5-5 रुपये बचा के 25 लाख रुपये जोड़े थे। और एक टू गुड टू बी ट्रू स्कीम के चक्कर में मैं फंस गया, मेरे पैसे गए। तो हम सब बहुत मेहनत से अपना पैसा बचाते हैं। तो ऐसे हमें अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं लगाना चाहिए पैसा, जीरो सम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए। लिटरेसी हो गई, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो भी आप डूब जाओगे। दिस एक्सपीरियंस हम्बल्ड मी अ लॉट। मार्केट में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स भी बेचते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई बिलीव। मतलब कोर्स कौन बेचता है नहीं बेचता, आप खुद से भी सीख सकते हैं, आप उससे भी सीख सकते हैं। अगर आपके पास उतने पैसे हैं कि आप वो दे सकते हैं और आपको सीखना है उनसे, आपको लगता है कि वो जेन्युइन एजुकेटर है कोई, तो उनसे सीख सकते हैं। मैं नहीं बेचता कोई कोर्स, मैं पहले भी बता दूं। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बेचता हूँ, नहीं, मैं नहीं बेचता। ना मैं किसी
कोर्स बेचने वाले से एसोसिएटेड हूँ, तो किसी भी तरीके से ना मेरे कोई कोर्स बेचने वाला मेरा क्लाइंट है, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मतलब इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको वो लेना है नहीं लेना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, पर्सनल फाइनेंस के बारे में जितना भी मुझे आइडिया है, मैंने किसी का कोर्स करके नहीं सीखा है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। और आज हम यहाँ पे ये वीडियो भी इसीलिए बना रहे हैं कि 2 एक्सपीरियंस, मतलब रादर देन 2 सर का एक्सपीरियंस आप लोगों को मिले और आप लोग ये वीडियो से कुछ सीखो। और ये वीडियो में मैंने, मतलब ये आज के कन्वर्सेशन में मैंने एक बात तो बहुत ही स्ट्रांगली आपसे समझी है कि भाई पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस आपका जो रेगुलर इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से नहीं होना चाहिए, वो आपके बिजनेस से या एटलीस्ट आपके इन योर जॉब से। 20s and 30s तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आपका कैश फ्लो होना चाहिए जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं और वो पैसों को आपको एक जगह पे एलोकेट करना है। और ये करने से पहले आपका मेडिक्लेम, जो अपना मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो, और टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने ये सेटल कर लिया, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। राइट। तो सही है कनन जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को भी। आज का जो ये वीडियो था ना, ये कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये मुझे ये जवाब देने वाले हैं, ना मेरे हाथ में कुछ है ना इनके हाथ में कुछ है। हमने ऐसे ही रैंडम कन्वर्सेशन किया और हमने सोचा कि आप लोगों के तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को लगता है कि कभी इन डिटेल में हम कनन जी के साथ बैठ के और थोड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात करें कि भाई एक पर्सन अपने पर्सनल फाइनेंस को और कैसे अच्छा कर सकता है, और कुछ डेटा के साथ हम बात करें, तो हम आगे, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो हम करेंगे। और कनन जी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास को अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो, फाइनल एडवाइस, तो वो क्या हो सकती है? इस वीडियो को आखिरी तक देखना और इम्प्लीमेंट करना। नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट, always keep on updating yourself, have a good advisor by your side who is unbiased, and life is very simple, don't complicate it। एक्टिव इनकम बढ़ाइए, इमरजेंसी फंड रखिए, हेल्थ टर्म इंश्योरेंस रखिए, और लॉन्ग टर्म गोल्स पे एक अच्छी एसेट एलोकेशन अपने एडवाइजर से पूछ के लीजिए, एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। कोई ऐसे स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, दैट्स इट, लाइफ इज दैट सिंपल। राइट। एटलीस्ट फ्रॉम द फाइनेंस साइड। पर्सनल में हर किसी का अपना होता है, बट फाइनेंशियल साइड में इतनी टफ नहीं होती। अपने नीड्स बहुत ज़्यादा हाई मत रखिए, बॉन्ड्स कम रखिए, एटलीस्ट इन योर 20s and 30s। बाकी सब लाइफ इज नॉट दैट टफ। सही है करण जी, थैंक यू। और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और आपके किसी पर्सनल जानने वाले के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए जो शायद ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है अभी। और शेयर करने के साथ साथ उसको ये लाइन ज़रूर बोलना कि आखिरी तक देखे, बिकॉज जनरली हमारे इंडिया में है ना, जब हम ऐसी कोई बात करते हैं ना तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा सुनता नहीं है। राइट। क्योंकि वो अभी तो ज़रूरी नहीं है ना। राइट। शायद ये वीडियो उसको बहुत साल बाद लगेगा, ये हाँ ये वीडियो में जो कहीं वो उसको 2 साल बाद मेरी जैसे मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ अपनी या अपने फादर की, वो उसको कभी हिट हो जाए, हाँ, कि नहीं यार ये ठक्कर साहब की वीडियो में मैंने सुना था, तो वो अगर वो अवॉइड कर ले तो मेरा यहाँ पे आना सफल हुआ। सही है। हमारा ये वीडियो बनाना, इतना एफर्ट करना, सब सफल हुआ। यही ऑब्जेक्टिव है। एक बंदा भी इससे फायदे में आ जाए, एक से ऐसे 100 आ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब दैट इज द ऑब्जेक्टिव। करेक्ट। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ऑब्वियसली लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कनन जी को ज़रूर ट्विटर पे फॉलो करिए। ऐसे ही इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको कनन जी अच्छे अच्छे ट्वीट शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू। थैंक यू कनन भाई। थैंक यू।